नमस्कार साथियों, डेली करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर 2025 और 5 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षा बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई अर्थात बिहार दरोगा, बीएसएससी सीजीएल जिसमें एएसओ का वैकेंसी है और इंटर लेवल और बीपीएससी 72 सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए बिना समय गवाए शुरू करते आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में किस संस्था को स्वनियामक संगठन का दर्जा दिया है। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन status to which body in the non-banking financial company NBFC। तो इसका सही आंसर है वित्त उद्योग विकास परिषद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अर्थात फिनांस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC। तो FIDC को क्या हुआ, तो जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं इन सभी को अर्थात NBFC वाले सभी कंपनी को ये जो संस्था है ये स्वनियामक संगठन अर्थात इसे नियामक करेगा, इसे रेगुलेट करेगा। तो इसे याद रखें, ये जो सही आंसर है ये है फिनांस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात वित्त उद्योग विकास परिषद। यहाँ देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने दिया है इसे दर्जा, किस चीज़ का दर्जा दिया, SRO का। SRO क्या हुआ, तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया गया है। क्या करेगा यह, जितने भी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी NBFC है अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं उसे रेगुलेट करेगा। तो इससे क्या होगा, तो जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट और गिरवांश का रीएड्रेसल होगा और इन्हांस होगा ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन का। तो इसका और डिटेल डिस्कशन देख ले तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त उद्योग विकास परिषद को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्वनियामक संगठन का दर्जा दिया है। तो किसको दिया है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है, वित्त उद्योग विकास परिषद को। किस बैंक का, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जो रेगुलेशन होगा उसको संगठन का दर्जा दिया है। उद्देश्य क्या है, तो पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देना। यह मान्यता भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के ढांचे के तहत दी गई है। सदस्य कंपनियों को आचार संहिता और शिकायत निवारण सुनिश्चित करना होगा इसमें। और वित्त उद्योग विकास परिषद भारतीय रिजर्व बैंक पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रमुख प्रतिनिधि संगठन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान की है। तो इसे ध्यान रखेंगे, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट अर्थात AADS। तो इसका सही आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका हेडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट AADS। तो इसका सही आंसर है और टोटल कितना हो गया, तो 100, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 100 डिस्ट्रिक्ट को आकांक्षी कृषि जिलों में पहचान की गई है। इसका क्या आधार रहा, क्या क्राइटेरिया रहा इसे चुनने का, इसे ध्यान देंगे, इसे देखेंगे। इसका क्राइटेरिया जो है, ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट जहां लो प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता कम है और क्रेडिट का एक्सेस बहुत कम होता है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चुना गया है। और कितने मंत्रालय और विभाग का इंटीग्रेशन हुआ है, तो 36 स्कीम और 11 मिनिस्ट्री का इसमें इंटीग्रेशन है। और साथ ही मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मॉनिटरिंग करेगा। आइए इसे हिंदी में देख ले डिटेल डिस्कशन को। केंद्र सरकार ने 100 आकांक्षी जिलों की पहचान की है और उद्देश्य है डबल डाउन कृषि योजना के तहत कृषि विकास को बढ़ावा देना। और चयन का मापदंड ऐसे जिले किन किन जिलों को चुना गया है, तो जहां उत्पादकता कम है, ऋण की पहुंच कम है, 36 योजना और 11 मंत्रालय इसमें शामिल होंगे और जिला स्तर की निगरानी कलेक्टर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कदम उठाया है। अर्थात हमारा जो रुपया है, हमारा जो मुद्रा है जिसका नाम रुपया है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मान्य हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसके साथ विदेशी व्यापार किया जा सके, इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है। तो इनके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें विदेशी व्यापार आयात निर्यात को प्रमोशन भी होता है। और साथ ही एक जो महत्वपूर्ण जो जिसको बढ़ावा दिया गया है वो है
विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता अर्थात स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबल ट्रेड को, ताकि ग्लोबल ट्रेड रुपया में हो सके और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। तो व्हाट मेजर हैज रिजर्व बैंक, तो इसका सही आंसर है स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट को बढ़ावा प्रमोट करना। आरबीआई लॉन्च कर रहा है इसको, और FBIL जो है इशू ट्रांसपेरेंट और रेफरेंस रेट जारी करता है, ताकि ये पता चल सके कि भारतीय रुपया का जो है महत्व विदेशी रुपयों के सामने क्या है। और इसके साथ इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट को SRVAS, तो सरवाज बोल सकते हैं। और वर्तमान में भारतीय रुपया जो है नेपाल, भूटान, श्रीलंका में अलाउड है। और मेन उद्देश्य क्या है, तो इन्हांसिंग रुपीज ग्लोबल एक्सेप्टेंस। इसे हिंदी में देख ले तो इसका सही आंसर हो गया विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक व्यापार हेतु रुपया व्यवस्था शुरू किया है, और SRVA शेष राशि को बॉन्ड और कागजात में निवेश करने की अनुमति देता है। वर्तमान में यह नेपाल, भूटान, श्रीलंका में रुपया को अनुमति दिया जाता है। और FBIL पारदर्शी संदर्भ जारी करेगा, इससे रुपया अधिक वैश्विक रूप से स्वीकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है, भारत को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पुरस्कार अर्थात इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ISSA अवार्ड के लिए चुना गया है, क्यों? तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। ISSA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। को क्यों अवार्ड दिया गया, तो संघ का पुरस्कार क्यों मिला, तो इसका सही आंसर है सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार। अर्थात सामाजिक सुरक्षा के लिए जो बीमा होता है, बीमा तक कितने लोगों की पहुंच है, वो सरकारी बीमा भी हो सकता है, निजी बीमा भी हो सकता है, तो वहां तक कितने लोगों की पहुंच है, इस मामले में इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार मिला। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2015 में 19% लोगों तक ही बीमा थी, और वर्तमान में 2025 में इसका कवरेज जो है 64.3% हो गया है। इससे पता चलता है कि भारत में जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विस्तार हुआ है। तो कवरेज रोज मतलब बढ़ा है, कहाँ से कहाँ तक, 19% से 64% तक। 2015-10 सालों में 19% से 64% तक बढ़ा है। तो इस तरह से जो है कवरिंग, और कितने पीपल को कवर कर रहा है, 940 मिलियन, लगभग 94 करोड़ लोगों को ये कवर कर रहा है ये स्कीम। इसीलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार मिला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंतर्गत आते हैं। इसे और डिटेल डिस्कशन देख ले तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार हुआ है। भारत को ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में सम्मानित किया गया। इसे भी ध्यान रखेंगे, कहाँ सम्मानित किया गया है, तो ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में। कवरेज, यही चीज़ बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 19% से 64.3% हो गया कवरेज। और इसके लिए कौन कौन योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है, तो EPFO अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राज्य के जो बीमा निगम भी है अर्थात ESIC, इसमें मेजर रोल प्ले किया है। और साथ ही और कौन कौन सी योजना, जैसे कि ई-श्रम योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी इसमें लागू, ये सभी क्या किया है, इस योजना को और विस्तार दिया है, लोगों को तक कवरेज पहुंचाया है, और 94 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का हाल का वर्किंग पेपर अस्थायी स्थापना किस विषय पर है, तो ये जो वर्किंग पेपर आया है नीति आयोग का, और अस्थायी स्थापना अर्थात परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये डिजिटल कराधान अर्थात डिजिटल रूप से जितने भी टैक्सेशन है इसके ऊपर है यह पेपर, वर्किंग पेपर। और नीति आयोग यह वर्किंग पेपर है जारी करता है और फोकस करता है न्यू टैक्सेशन फॉर डिजिटल बिजनेस, और डिजिटल बिजनेस के लिए नए जो टैक्सेशन इस पर ये फोकस कर रहा है। और OECD UN टैक्स मॉडल पर आधारित है। एम है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो टैक्सेशन सिस्टम, और जितने भी विवाद हो उसका समाधान हो सके। और इंडिया एडॉप्ट ये इकोनॉमिक प्रेजेंस, इंडिया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, और इस बात का ध्यान रखा गया है। और डिजिटल कराधान इसका सही आंसर था। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो नीति आयोग की अस्थायी स्थापना और लाभ आवंटन का पेपर जारी किया है, इस बात का ध्यान रखें, नीति आयोग के द्वारा किया गया है यह। और विषय क्या था, तो डिजिटल व्यापार पर कर लगाने की नई व्यवस्था, और OECD संयुक्त राष्ट्र मॉडल पर आधारित है। और OECD जो था
ये OECD और संयुक्त राष्ट्र UN टैक्स मॉडल पर ये दोनों आधारित है। उद्देश्य पारदर्शी कर व्यवस्था और विवाद समाधान करना। भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मानक लागू किए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है आदिवासी ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र किस मंत्रालय की पहल है? तो जब बात आती है आदिवासी की तो यह जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत मैक्सिमम इसका योजना आएगा, और चाहे वह ग्राम विजन का घोषणा पत्र हो तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है जनजातीय कार्य मंत्री, अर्थात द आदिवासी ग्राम विजन 2030 डिक्लेरेशन इन एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे देख लेंगे, इसका की फैक्ट है, और इसे हिंदी में देख लेते हैं। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदि कर्मयोगी अभियान का हिस्सा था, और इसे 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल ग्राम सभाओं में अपनाया गया। उद्देश्य था सामुदायिक नेतृत्व विकास करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। इसमें आदि सेवा केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न, नासा ने हाल ही में एनसेलेड्स पर कौन सा तत्व खोजा है? तो आप देखिए ब्रेक थ्रू डिस्कवरी एलिमेंट्स फॉर लाइफ, और ये कौन सा एलिमेंट है? तो फास्फोरस को डिस्कवर किया। नासा रिसेंटली डिटेक्टेड व्हिच एलिमेंट्स ऑन सेटर्न्स मून, अर्थात ये जो एनसेलेड्स है किसका मून है? सेटर्न का मून है, अर्थात सेटर्न का ये जो प्राकृतिक उपग्रह होता है, प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है एनसेलेड्स। एनसेलेड्स पे कौन सा मिला है? एलिमेंट्स मिला है, तो फास्फोरस मिला है। तो नासा कैसिनी मिशन, और कई क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कैसिनी मिशन जो है, कैसिनी मिशन किस उपग्रह के किस ग्रह का उपग्रह है? तो किसका मिशन है, किस ग्रह के लिए मिशन है? तो इसका याद रखेंगे शनि, अर्थात सेटर्न के लिए मिशन है। सेटर्न के लिए मिशन भेजा गया है। नासा कैसिनी डाटा कंफर्म किया है फास्फोरस का, और ये एसेंशियल है लाइफ के फॉर्मेशन के लिए। इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। देखते हैं इसका डिटेल डिस्कशन। नासा के कैसिनी मिशन डेटा से फास्फोरस की पुष्टि की है, और यह जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी माना गया है। और एनसेलेड्स के महासागर में, एनसेलेड्स जो उसका मून है अर्थात नेचुरल सैटेलाइट है, के महासागर में यह फास्फोरस पाया गया, और बाहरी जीवन की संभावना वहाँ बढ़ गई है, और पहली बार किसी चंद्रमा पर यह पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारातांग द्वीप जो भारत का एकमात्र मड वोल्केनो स्थल है, अर्थात मड वोल्केनो का समझिए, इसे आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, एक ऐसा वोल्केनो जहाँ से कीचड़ निकल रहा है या मिट्टी निकल रहा है, कीचड़ या मिट्टी निकल रहा है, ऐसे वोल्केनो को मड वोल्केनो बोलते हैं। तो ये स्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे, द्वीप कौन सा है? बारातांग। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बना दे कि अभी हाल फिलहाल में मड वोल्केनो निकला है, तो वह किस द्वीप से निकला? तो बारातांग द्वीप से निकला है। तो ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है, आप यहाँ देख सकते हैं, वोल्केनोज ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इंडिया यूनिक जियोलॉजिकल वंडर्स। ये इंडिया का यूनिक जियोलॉजिकल वंडर है। आप देख सकते हैं इस इमेज को, यहाँ पे मिट्टी निकल रहा है, मिट्टी निकल रहा है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसे देख लीजिए, बारातांग आइलैंड है, इंडिया का एकमात्र मिट्टी निकलने वाला, कीचड़ निकलने वाला वोल्केनो है, और 20 साल बाद यह पुनः इरप्ट हुआ है, अर्थात उद्गार हुआ है, और यहाँ से मिट्टी, वाटर, मीथेन गैस ये सब निकल रहा है। ये जो नॉर्मल जितना भी वोल्केनो है वहाँ लावा निकलता है, लेकिन यहाँ लावा ना निकल करके ये मिट्टी और वाटर, मीथेन गैस ये सब निकल रहा है। और इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बेरेन आइलैंड पे है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। और इसी के बारे में और डिटेल से जानकारी यहाँ देख सकते हैं। तो भारत का एकमात्र मड वोल्केनो जो है बारातांग द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 20 वर्षों के बाद इसमें उद्गार हुआ है, अर्थात इरप्शन हुआ है। इसमें से गाद, जल और मीथेन गैस निकला, और यह समान ज्वालामुखियों से अलग है क्योंकि समान में लावा निकलता और इसमें गाद निकला। इसके अलावा अंडमान में ही वेरन द्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला और 9वां प्रश्न है, नेट जीरो बैंकिंग गठबंधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट आया है, अर्थात कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देना, ये नेट जीरो है। बैंकिंग गठबंधन का संबंध है किस संबंध में कथन का सही बताना है, कौन सा सही और कौन सा गलत है।
तो इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, यहाँ तक सही है। विश्व बैंक के तहत की गई थी, यहाँ से ये गलत हो जाता है, ये विश्व बैंक के तहत ना हो करके इस किसके तहत हुआ है, यहाँ देखिए एस्टैब्लिश्ड इन 2021 अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात UNEP। तो इसे किसके तहत, UNEP के तहत स्थापित एस्टैब्लिश किया गया है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य बैंकों को ऋण और निवेशों के कार्बन फुटप्रिंट की घटना था, ये सही है। और हाल ही में कई सदस्य देश से बाहर हो गए हैं, जिसके कारण इस बैंक गठबंधन को, इस अलायंस को, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस को भंग कर दिया है। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सत्य है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2 और 3 सत्य है और 1 गलत है, यहाँ पे UNEP होगा, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम होगा। अगला प्रश्न देख ले, उससे पहले डिस्कशन देख ले। यह जो गठबंधन था, हाल ही में कई बैंकों के बाहर निकलने से यह गठबंधन भंग हो गया। इसकी स्थापना 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में UNEP कहते हैं, बिग पहल अर्थात फाइनेंशियल इनिशिएटिव के तहत हुई थी, और न कि विश्व बैंक के द्वारा, जो गलत था, विश्व बैंक नहीं होगा, किसके तहत, UNEP के तहत हुआ था। और इसका उद्देश्य ऋण और निवेश के कार्बन फुटप्रिंट को घटाना है, जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको घटाना इसका उद्देश्य है। और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, तो 2050 तक नेट जीरो पोर्टफोलियो अर्थात नेट जितना भी कार्बन उत्सर्जन है उसको और कम करना है, और 2070 तक जो है इसको जीरो पे ले जाना, 2070 तक जीरो पे ले जाना है, इसे ध्यान रखेंगे। और जितने भी HSBC जो बैंक है, मॉर्गन स्टैनले बैंक है, सिटी ग्रुप बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ये सभी बैंक है, इससे बाहर निकल गया है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। वंदे मातरम गीत जो है 129 वर्ष पूरा कर लिया है, और 129 वर्ष पूरे होने पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो इसका सही आंसर है देशभक्ति महोत्सव आयोजित हुआ था। कहाँ पे, तो भारत माता मंदिर वाराणसी में हुआ था यह। और बात करें वंदे मातरम गीत की, तो इसे किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 ईस्वी में लिखा गया, और पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इस अवसर पे ये जो देशभक्ति महोत्सव हुआ है, इस महोत्सव पे वंदे मातरम पुरस्कार अर्थात अवार्ड दिया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। सेलिब्रेटिंग इंडिया नेशनल सॉन्ग, और ये सेलिब्रेशन और पैट्रियटिज्म एंड हेरिटेज को ये दिखाता है। इसके डिस्कशन की बात करें तो देशभक्ति महोत्सव सही आंसर था, और कहाँ पे, वाराणसी में भारत माता मंदिर है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, भारत माता मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में है। वहाँ पे देशभक्ति महोत्सव शुरू हुआ, और उस महोत्सव में इस पर क्या क्या एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और बात करें इस गीत की, तो 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को लिखा था, और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। कार्यक्रम में वंदे मातरम पुरस्कार भी दिया गया, और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उन सभी को डिस्कशन किया है। आप ध्यान रखें, आपके आगामी परीक्षा का जो भी सिलेबस होगा, उन सभी सिलेबस को इस i² यूट्यूब चैनल पे कवर करवाया जा रहा है, जिसमें कई सीरीज चल रहे हैं। एक डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन मिल जा रहा है, और इसमें शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, जितने भी शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी आपको बहुत सारे करंट कवर करवा दिया जा रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री का एक वीडियो आपको पर डे मिल ही रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी के अलावा साइंस का टॉपिक आपके लिए पर डे कवर किया जा रहा है। फिजिक्स से स्टार्ट किया गया है, और इसे बहुत जल्द ही आपके एग्जाम से पहले पूरे साइंस को कवर कर लिया जाएगा। इसका क्या टॉपिक है, तो आपको इसमें सबसे पहले थ्योरी करवाया जाता है, और थ्योरी पूरे अच्छे से समझा लेने के बाद ही उसी से रिलेटेड MCQ करवाया जाता है। इस तरह से आप तुरंत थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और उसके बाद आप MCQ लगाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और आपको अच्छे से समझ में आता है कि समझे हुए चीज़ में से आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना MCQ सॉल्व कर पा रहे हैं। इसीलिए i² यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, आप अपने दोस्तों के साथ इस बात पे डिस्कशन करें कि एक ऐसा भी चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा आगामी परीक्षाओं के लिए सिलेबस को कवर कर रहा है। तो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है दोस्तों। तो ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।